हेलो दोस्तों, लेगेसी एंड इंस्पिरेशन चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की वीडियो रिच डैड एंड पुअर डैड बुक पर है, जिसको रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखा है, जो एक अमेरिकन मल्टीबिलियनियर इन्वेस्टर, बिजनेस ओनर, एजुकेटर एंड स्पीकर है। रॉबर्ट रिच डैड कंपनी के फाउंडर हैं। यह एक प्राइवेट एजुकेशन कंपनी है जो लोगों को बुक्स और वीडियो के थ्रू खुद के फाइनेंस और बिजनेस की नॉलेज प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, ये जो बुक है, अगर मैं कहूँ तो ये बहुत ही शानदार बुक है। इससे पहले अगर मुझे दुनिया की सबसे अच्छी बुक जो लगती है वो भगवद गीता लगती है। अगर मैं मोटिवेशन की बात करें या लाइफ की बात करें तो भगवद गीता का कोई तोड़ ही नहीं है। पर अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड अगर चीज़ें समझनी है तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो व्हाट द रिच टीच टू किड्स अबाउट मनी, बेसिकली इस पर बेस्ड ये पूरी बुक है और ये लगभग 6 सालों तक जो है लगातार बेस्ट सेलर बुक रही है। लगभग इसकी मिलियंस ऑफ कॉपी बिकी हैं। 100 से ज़्यादा देशों में इसकी बुक्स जो है बिकी हैं। 51 से ज़्यादा इंटरनेशनल लैंग्वेज में ये बुक ट्रांसलेट हुई है। तो आप समझ सकते हैं इस बुक की कितनी इम्पोर्टेंस है। तो रॉबर्ट का कहना है कि लोग अपने बच्चों को जो मनी के बारे में सिखाते हैं वो पुअर और मिडिल क्लास वाले लोग अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं। ठीक है। तो रॉबर्ट इस बुक में बताते हैं कि जैसे कि जो रिच लोग होते हैं वो अपने बच्चों को पहले से ही मनी के बारे में उनको ट्रेंड करते हैं कि कैसे आपको पैसे का इन्वेस्टमेंट करना है, जबकि वहीं पुअर और मिडिल क्लास में ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। ठीक है। तो बेसिकली अब क्या है कि यहाँ पे रिच डैड पुअर डैड आपकी 1997 में बुक आई थी। ठीक है। जो कि आपको फाइनेंस से रिलेटेड जानकारियाँ देती हैं। ठीक है। कैसे आपको अपनी वेल्थ को बिल्ड करना चाहिए, कैसे आपको एसेट्स पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और ये बुक ये भी बताती है कि क्या डिफरेंसेस है बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ पे। ठीक है। तो हम अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले इस बुक में बताया गया है कि रॉबर्ट के 2 पिता हैं। एक बायोलॉजिकल फादर हैं, ठीक है, जो कि गरीब हैं, और जो रिच डैड हैं वो एक हिसाब से आप कह सकते हो मुंह बोले पिता। एक्चुअली रॉबर्ट के एक बचपन के दोस्त थे माइक, तो उनके जो पिता थे वो थे रिच डैड। ठीक है। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो उनके बायोलॉजिकल फादर थे, पुअर डैड थे, वो क्या करते हैं कि कर्ज छोड़ के चले जाते हैं। जो कर्ज है या अनपेड बिल्स हैं, इस दुनिया को छोड़ने से पहले वो काफ़ी सारा छोड़ के जाते हैं। जबकि वहीं पे जो उनके रिच डैड थे उन्होंने $10 मिलियन और चैरिटी फॉर चर्च, इतना पैसा वो छोड़ के जाते हैं। ठीक है। तो रॉबर्ट बेसिकली अपने दोनों पिता के बारे में बात करते हैं और वो ये भी बताते हैं कि उनके दोनों ही फादर अपने डिफरेंट अप्रोच के साथ यह बताया कि सक्सेस को कैसे अचीव करना है। ठीक है। एक अपने परिवार के लिए $10 मिलियन और चर्च के लिए दान कर गए, और दूसरे क्या किए, लेफ्ट अनपेड बिल्स। ओके। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड आपकी है विच फादर अप्रोच मेड मोर फाइनेंशियल सेंस। ठीक है। तो यहाँ पे वो लेखक के लिए यह घटना एक तथ्य बन गया था कि कौन से डैड की अप्रोच ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बनती है।
तो बुक लिखते समय लेखक अपने दोनों पिता की तुलना करते हैं, जैसे कि उनके प्रिंसिपल्स, आइडियाज, फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस, कैसे उनके गरीब पिता बहुत पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अब भी संघर्ष कर रहे थे, और उनके विपरीत अमीर पिता कैसे अपने एसेट को बिल्ड कर रहे थे। लेखक अपने पिता की तुलना उन लोगों से करते हैं जो रैट रेस में भाग रहे हैं और ज़्यादा अचीव करने में हेल्पलेस हो गए हैं और पैसे की कमी होने की वजह से अपने ड्रीम्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। वो अपना ज़्यादा टाइम स्कूल में वर्ल्ड्स की प्रॉब्लम के बारे में ही पढ़ाते हैं, लेकिन पैसे के लिए कभी भी स्कूल में कोई लेसन नहीं सिखाया जाता है। मनी के बारे में कभी भी नहीं पढ़ाया जाता है। स्कूल में सिर्फ प्रोफेशनल स्किल्स ही पढ़ाई जाती हैं, कोई फाइनेंशियल स्किल नहीं सिखाई जाती है। इसीलिए अमीर और अमीर बनते हैं, गरीब और गरीब होते जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मतलब कि इन्होंने पीपल्स रनिंग इन रेट रेस की बात की है कि मतलब ऐसे लोग जो गरीब लोग होते हैं वो हमेशा इतना कमाते हैं कि उनके आज बिजली का बिल है, खाने में ये लाना है, हमको राशन चाहिए, इस पे ही वो बिजी रहते हैं। छोटे मोटे काम में अपना पैसा लगाया कि कपड़े आज लेने हैं, ये करना है, वो करना है, उनकी सारी उम्र इसी चीज़ में बीत जाती है और ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो ऑथर इसी बारे में बात करते हैं। और वहीं पे जब जो रिच लोग हैं वो हमेशा क्या करते हैं, वो एसेट पे अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, कि एसेट कैसे हैं, वो मनी से रिलेटेड सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज देते हैं। और जबकि मिडिल क्लास जो है और जो आपका गरीब लोग हैं वो स्ट्रगल करते रहते हैं डेप्थ पे। सब्जेक्ट ऑफ मनी इज़ टॉट एट होम, मतलब कि जो पैसे से रिलेटेड चीज़ें हैं वो ज़्यादातर घर पे ही छोटी मोटी चीज़ें सिखाई जाती हैं, उनका कोई ड्रीम नहीं होता है। ये बेसिकली उन्होंने रेट रेस के बारे में बात किया कि ज़्यादातर लोग ऐसे ही इसी चक्कर में ही फंसे रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट पुअर डैड मोर। ठीक है, लेखक अपने पिता को ऐसे लाखों करोड़ों पिता से तुलना करता है जो बस यह चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे और एक अच्छी सी कोई बड़ी सी कंपनी में नौकरी करे। गरीब पिता मेहनत करना, पैसे सेव करना जैसी चीज़ों पे ही बिलीव करते हैं। बेसिकली उनका स्टेटमेंट होता है डोंट बाय थिंग्स कांट अफोर्ड, मतलब उन चीज़ों को मत खरीदो जिन्हें हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये एक बेसिकली गरीब पिता की सोच है। ऑथर अपने पिता के बारे में बेसिकली बात कर रहे हैं। और अगर हम जनरलाइज भी करें, एक बड़े परिप्रेक्ष्य में भी अगर देखें, तो आज भी बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास के होते हैं, उनका बस इतना ही मकसद होता है कि हमारा बेटा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे और एक अच्छी सी जॉब करे। बेसिकली वो फोकस्ड होते हैं जॉब सिक्योरिटी पर। ठीक है, और उनकी ज़्यादा कोई ड्रीम्स नहीं होते क्योंकि वो ज़्यादा पैसे कमाने की चाहत नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपने माइंड मेकअप कर रखा है कि हम इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, गरीब पिता बेसिकली एजुकेशन को सक्सेस का पासपोर्ट समझते हैं। उनका ये मानना होता आई विल नॉट बी रिच, मैं अमीर नहीं हो सकता हूँ। वो हमेशा स्ट्रगल करते हैं, पूरी लाइफ स्ट्रगल करते हैं पैसे जोड़ने की, लेकिन अंत में पैसे वो नहीं जोड़ पाते हैं। बस उनका जो रोज़ाना का खर्चा है, जो भी रूटीन है, बस उतना ही कर पाते हैं। ठीक है, उनके लिए मनी डजंट मैटर टू मी, मतलब कि उनके लिए पैसा ज़्यादा मैटर नहीं करता है। आगे कहते हैं ऑथर डिस्क्राइब्स दैट फोकस ऑन टेन्योर, सिक्योरिटी, वैकेशन, सिक लीव्स, कंपनी इंश्योरेंस, सैलरी इंक्रीमेंट, प्रमोशन। वही बात है कि एक आम इंसान, जैसे ऑथर अपने पिता के बारे में बताते हैं, वैसे ही मैं बहुत सारे आम इंसान होते हैं जो कि सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि उनकी एक जॉब सिक्योरिटी हो, कभी कभार वैकेशन मिल जाए और
कभी बीमार हो तो वो लीव्स मिल जाए, कंपनी की इंश्योरेंस मिल जाए, थोड़ा बहुत सैलरी का इंक्रीमेंट हो जाए और प्रमोशन हो जाए, एक्सेट्रा। तो ये बेसिकली ये उनकी सोच होती है। तो इसी को हम लोग रैट रेस कहते हैं, जिस पे मतलब कि हिज पुअर्स डैड बीइंग ट्रैप्ड इन रैट रेस, ठीक है। वर्क हार्ड टू पे ऑल बिल्स, वो मतलब कि कड़ी मेहनत करते हैं अपने बिल्स को पे करने के लिए, ठीक है। तो उनके पिता जो पुअर पिता थे वो इसी में सीमित रह जाते हैं, ठीक है। अब हम रिच डैड की बात करते हैं। ऑथर आगे रिच डैड के बारे में बताते हैं। आई लव यू रिच डैड, मतलब वो कहते हैं मैं अपने पिता से, रिच डैड से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं आई कॉन्ट अफोर्ड नेवर से, मतलब वो कहते हैं कि कभी भी ये मत कहना आई कॉन्ट अफोर्ड इट, कि मतलब कि मैं इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। वो हमेशा कहते हैं कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट, मतलब कि मैं कैसे इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता हूँ। वो हमेशा कहते हैं कि हमेशा यही अपने दिमाग में रखो कि अगर आपको कोई चीज़ बाय करनी है तो कभी मतलब ये मत सोचो कि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, बल्कि आप ये सोचें कि हम इसको कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो बिकॉज आई कॉन्ट अफोर्ड इट, जो ये सेंटेंस है ये आपके ब्रेन्स को शट डाउन कर देता है। जैसे ही आप सोचते हो कि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो आप उसको अफोर्ड करने के लिए अपने एफर्ट्स को नहीं लगाते हो, ठीक है। तो जिससे कि आपकी ब्रेन क्या है, शट डाउन, यानी कि ब्रेन रुक गया, क्योंकि आपने अपनी मानसिकता एक बना ही रखी है कि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, तो आप आगे उसको अफोर्ड करने के लिए कोई मेहनत भी नहीं करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगला है जो नेक्स्ट सेंटेंस है जो रिच डैड उनके हमेशा बोलते हैं, जो सिखाते हैं, हाउ कैन आई अफोर्ड इट, मतलब ये जो सेंटेंस है ये आपकी पॉसिबिलिटीज़ को इन्हेंस करता है, इंक्रीज करता है, आपकी एक्साइटमेंट्स को बढ़ाता है, आपके ड्रीम्स को दिखाता है, जिससे कि आप अपने ड्रीम्स को सोच सकें, आपके अंदर एक आग सी लगी हो उस चीज़ को पाने के लिए। तो बेसिकली आथर इस चीज़ को सिखाते हैं, मतलब जो रिच डैड है वो इस बात को बताते हैं। तो आथर गिव्स एन एग्जांपल, वंस आथर एंड हिज फ्रेंड मेट रिच डैड फॉर गेटिंग जॉब, देन रिच डैड टोल्ड हिम दैट आई विल पे यू लो वेजेस, मतलब कि एक बार आथर जो है, आथर और अपने दोस्त माइक के साथ अपने रिच डैड के पास जाते हैं एक जॉब पाने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे उनके जो रिच डैड है वो उनको रख तो लेते हैं पर बहुत ही कम वेजेस पे रखते हैं, लगभग वही 10 सेंट्स के आसपास उनको सैलरी वो देते हैं, ठीक है। तो उनको भाई कुछ दिन काम किए उसके बाद उनको जो है बुरा भी लगता था, क्योंकि हम इतने कम पैसे में काम करते हैं। तो बेसिकली जो रिच डैड है वो ये सिखाना चाहते हैं कि वर्क फॉर सेल्फ नॉट अदर्स, मतलब कि काम अपने लिए करो ना कि दूसरों के लिए। रिच डैड बिलीव्स ऑन हाउ कैन आई मेक मोर मनी, तो रिच डैड हमेशा इस बात पर बिलीव करते हैं कि हम कैसे अपने पैसे को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कहाँ ऐसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि हमारे पास रिटर्न्स और ज़्यादा आए, हम कौन से एसेट्स को परचेज कर सकते हैं, कहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट लगाएं। तो रिच डैड हमेशा इस बात पे बिलीव करते हैं। उसके बाद अगर हम छोटा सा कंपैरिजन करें रिच डैड एंड पुअर डैड में, तो रिच डैड स्किल्ड इन्वेस्टमेंट गेम, ठीक है। तो रिच डैड जो है वो इन्वेस्टमेंट गेम में स्किल्ड है, उनके पास अच्छी नॉलेज है कि हमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। और वहीं पे जो पुअर डैड है वो टाइम एफर्ट्स इन एजुकेशन, नो नॉलेज ऑफ इन्वेस्टिंग, मतलब कि उनके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं है। वो अपना सारा टाइम और मेहनत केवल और केवल एजुकेशन में फोकस करते हैं, क्योंकि उनके जो पुअर डैड थे वो एक कॉलेज में एक अच्छे बड़े पद में थे, प्रोफेसर थे, बट उनके पास इन्वेस्टमेंट का नॉलेज नहीं था। और उनका मानना था, पुअर डैड का मानना था, द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल, यानी कि पैसे की ज़्यादा चाह ही सारी सारे समाज में इविल्स का कारण है, ठीक है। वहीं पे जबकि रिच डैड का मानना है कि पैसे की कमी ही हर एक क्राइम का कह सकते हो, हर एक क्राइम की एक जड़ है, क्या, पैसे की कमी। जबकि उनका मानना है कि पैसे से ज़्यादा अत्यधिक मोह ही हर एक इविल्स के लिए उसकी जड़ है। तो ये बेसिकली छोटा सा कंपैरिजन है इनके रिच डैड एंड पुअर डैड के बारे में।
तो ये मैंने एक लगाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में एक रिच डैड की इमेज आपको दिखाई पड़ रही है और यहाँ एक पुअर डैड है। तो ये हुआ। नाउ वी मूव ऑन मेंटेलिटी, पुअर्स वर्सेस रिच। तो पुअर्स का मानना होता है सक्सेस अनइम्पॉर्टेंट एंड रिच का मानना है सक्सेस इज ऑब्लिगेशन। पुअर मानता है, पुअर हमेशा ब्लेम्स करता है, अदर्स को ब्लेम्स करता है, बल्कि एंड जबकि रिच जो है खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, हर चीज़ के लिए एक जिम्मेदारी लेता है। तुम ये कह सकते हो कि हर चीज़ का वो नेतृत्व करने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, पुअर लोग जो है हमेशा पैसों को स्पेंड्स करते हैं, ठीक है, खर्च करते हैं, हर एक चीज़ों पे वो खर्च करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि रिच की जो मेंटालिटी है वो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, वो हमेशा पैसों को इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हमें फ्यूचर में उससे ज़्यादा रिटर्न आए। रिफ्यूज़ टू स्टडी, पुअर डैड का हमेशा वो जितने भी फाइनेंशियल नॉलेज हैं, अगर उनको स्टडी करना हो वो रिफ्यूज़ करते हैं, या नई स्किल सीखना हो उनको रिफ्यूज़ करते हैं। जबकि वहीं पे जो रिच हैं वो हमेशा रीड्स एंड स्टडी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। पुअर लोग हमेशा जो है अपने पास्ट पे ही अटेंशन देते हैं, अपने पास्ट को ही दोषी मढ़ते हैं, जबकि रिच लोग जो है हमेशा फ्यूचर पे अटेंशन देते हैं। ये पुअर्स जो है हमेशा इनकम ड्रिवन होते हैं और रिच जो है नेटवर्थ ड्रिवन होते हैं। ये जो पुअर लोग हैं उनकी सोच छोटी होती है, जबकि बड़े लोग हैं वो बड़ा सोचते हैं। यहाँ पे जो है पुअर लोगों के अंदर एक डर रहता है, जबकि रिच लोगों के पास डर की कोई बात नहीं, वो हमेशा एक बदलाव के लिए चलते हैं। पुअर लोग हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, जबकि रिच लोग जो है कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं। पुअर लोग हमेशा वेस्ट करते हैं अपने टाइम को, जबकि रिच लोग हमेशा टाइम को बाय करते हैं। ठीक है, तो पुअर लोगों के पास सिंगल फ्लो ऑफ इनकम है, कि मतलब एक ही रास्ता है, सैलरी आएगी वही इनकम है, जबकि रिच लोग हमेशा मल्टीपल फ्लोज रखते हैं अपने इनकम से रिलेटेड। उनके कई सारे इन्वेस्टमेंट, कई सारी चीज़ों पे जो है उनके इन्वेस्टमेंट होते हैं। ठीक है, इनके पुअर लोग बेसिकली वर्क ड्रिवन होते हैं कि आज का काम क्या है ये समाप्त कर लेते हैं, बात खत्म। जबकि रिच लोग तब तक शांत नहीं बैठते हैं जब तक कि उनका जो गोल है वो अचीव नहीं हो जाता है, तब तक वो उस पर लगे रहते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं चैप्टर 1 की, रिच डैड पुअर डैड। ओके, तो एट एज 9 रॉबर्ट एंड माइक स्टार्टेड हिज जर्नी इन हवाई 1956। तो मतलब इसमें ऑथर बताते हैं कि ऑथर जो रॉबर्ट है और उनके जो फ्रेंड है माइक, उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था 1956 से। ठीक है, तो रिच डैड रिजेक्टेड देयर फर्स्ट गेट रिच क्विक स्कीम एंड द होल दैट दिस इज इलीगल वर्क। मतलब कि इन लोगों ने 9 साल के एज में कोई एक छोटा सा बिजनेस आइडिया सोचा था, जिसको उनके रिच डैड ने रिजेक्ट कर दिया था और उनसे बोला कि ये इलीगल है, ये काम मत करो। ठीक है, फिर उसके बाद जो लड़के थे दोनों, वो लोग अपने खाली टाइम पे इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों को लर्न करते थे। ठीक है, तो फर्स्ट लेसन ही लर्न हैट्रेड ऑफ रैट रेस। तो उन्होंने अपने रिच डैड से जो पहला लेसन सीखा था वो ये सीखा था कि हमें रैट रेस से नफरत करनी है, कि हमें हर एक के तरीके ऐसे भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वर्क फॉर 3 आवर फॉर 10 सेंट्स पर डे इज इन ग्रोसरी स्टोर्स। मतलब कि जो दोनों लड़के थे रॉबर्ट एंड माइक, ये उसी अपने रिच डैड के ग्रोसरी स्टोर में 10 सेंट्स पर डे की सैलरी पे वर्क करते थे। ठीक है, आफ्टर सम टाइम रॉबर्ट डिमांडेड, कुछ समय बाद रॉबर्ट ने ये मांग की कि हमारी सैलरी को और बढ़ाया जाए, पर रिच डैड ने यहाँ पे उनसे कहा कि तुम्हें काम करना है तो करो वरना मत करो। और इस बार रिच डैड ने उनसे कहा कि अब तुम काम करोगे फ्री में। ठीक है, या तो फ्री में काम करो और वरना दफा हो जाओ। अब बॉयज जो है वो एक तो बॉयज़ टायर्ड ऑफ बीइंग अंडर अप्रिसिएटेड एंड अनपेड। एक तो जो लड़के थे वो इन चीज़ों से एक तो थक चुके थे, एक तो उनको सैलरी भी नहीं मिल रही और कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि रॉबर्ट एंड माइक जो है दोनों अपने रिच डैड से एक मीटिंग में बातचीत करते हैं। तो रिच डैड पहले उनको सॉरी बोलते हैं कि सॉरी बेटा, और फिर उन्होंने उनके सामने 2 ऑप्शन रख दिए। उन्होंने कहा कि या तो तुम मुझसे अपने पैसे बढ़वा लो, जो पैसे लेने हैं वो सैलरी भी मैं थोड़ी बढ़ा दूंगा, या फिर तुम मुझसे मोरल लेसन सीख सकते हो।
और वहाँ पर उन लड़कों ने सेकेंड चॉइस को चुना कि हम आपसे मोरल रिलेशन सीखना चाहते हैं, ना कि सैलरी लेना चाहते हैं। ठीक है, गेट आउट फ्रॉम रैट रेस। तो वही बात है कि जो मैंने बताया कि वर्क हार्ड टू पुट मनी इन योर पॉकेट नॉट अदर्स। आप कड़ी मेहनत करो अपने पॉकेट में पैसे डालने के लिए, ना कि दूसरे के। बेसिकली ऑथर्स बताते हैं कि रिच डैड उनको ये लेसन सिखाया कि अगर आप दूसरों के लिए काम करोगे, सपोज दैट आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो आपकी अगर सैलरी 20,000 रुपीज़ है तो कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन आपसे 1 लाख और मोर देन 1 लाख का काम आपसे लेती है। तो क्या हुआ, आपको तो सिर्फ 20,000 मिल रहा है ना, 20,000, बट ऑर्गेनाइजेशन या उसका जो मालिक है वो कितना कमा रहा है आपसे। तो बेसिकली ये चीज़ वो समझाना चाह रहे हैं। बिजनेस रन्स बाय अदर पीपल्स, कॉमन सेंस अप्रोच टू द सब्जेक्ट ऑफ मनी। फर्स्ट इज द एसेट एंड सेकेंड इज द लाइबिलिटीज। तो रिच बिल्ड्स एसेट, मतलब वो बेसिकली कहते हैं कि दो चीज़ें, एक एसेट है, एक लाइबिलिटीज़ है। तो जो रिच लोग होते हैं वो हमेशा एसेट को बिल्ड करते हैं, मतलब जो उनका इन्वेस्टमेंट है वो एसेट्स पे होता है, ताकि उससे कुछ उनका फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न आ जाए, उनके पैसे और बढ़ें। और जबकि पुअर्स जो है वो बिल्ड करते हैं लाइबिलिटीज़, मतलब जो भी उनकी देनदारी होती है कि बिजली बिल पे करना है और ये चीज़ें खरीदनी है, जितने भी बेफालतू चीज़ होती जिनके बिना मतलब कि बेफालतू क्या चीज़ें होती, मतलब कि उनकी सोच थॉट प्रोसेस क्या होता है कि उनकी जो रूटीन की चीज़ें बस उतना चले, उतने में वो खुश हैं। ये होती है पुअर लोगों की मेंटालिटी। तो ऑथर गिव्स इंपॉर्टेंस टू अकाउंटिंग सब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑथर जो है बहुत जोर देते हैं अकाउंटिंग सब्जेक्ट पे, फिनेंस पे। अकाउंटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ योर लाइफ। ऑथर कहते हैं ये आपकी ज़िंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अकाउंटिंग और फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो कि आपको स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती हैं। Chapter 2, The Rich Don't Work for Money. This chapter talks about for those people who play safe. मतलब ये चैप्टर जो है उन लोगों के बारे में बात करता है जो हमेशा सेफ प्ले करना चाहते हैं। वो बस एक छोटी सी नौकरी अपना कर रहे हैं, बस उसी में सीमित रहना चाहते हैं। वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं किसी बिजनेस में या किसी एसेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। बेसिकली उनके अंदर माइंड में एक डर सा रहता है, एक फियर रहता है। ठीक है, तो पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी एंड फियर। तो बेसिकली जो पुअर और मिडिल क्लास के लोग हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं कि उनकी एक फिक्स इनकम है, इतना हमको मिल जाएगा, और साथ में उनके अंदर इस बात का डर रहता है कि अगर हम कुछ कहीं पे इन्वेस्टमेंट किए तो कहीं वो पैसा डूब न जाए। तो ये बात बेसिकली ऑथर बताते हैं। तो ओनली रिच पीपल ग्रैब अपॉर्चुनिटीज एंड टर्न इनटू द गोल्ड। तो ऑथर बताते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो हमेशा अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं और जैसे उनके अंदर देखते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी आई है तो वो रिस्क लेते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसकी वजह से उनके जो है इनकम में एक सडन इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। अदर्स डोंट सी एनी अपॉर्चुनिटी, दे आर बिजी विद मनी एंड सिक्योरिटी। बेसिकली जो अदर्स हैं, जो पुअर्स लोग हैं, वो हमेशा एक सेफ जोन में एक अपना एक जोन बना रखा है, सेफ जोन, और वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देखते नहीं, क्योंकि उनकी लाइफ बस इतनी है कि वो एक नौकरी करें, बस दैट्स इट, और एक जॉब सिक्योरिटी रहे कि उनकी कहीं नौकरी चली ना जाए, बस इतना वो सोचते हैं। द बेस्ट थिंग अबाउट मनी इज दैट इज वर्क 24 आवर पर डे फॉर जनरेशन। इनका कहने का मतलब ये है कि जो पैसे की सबसे खूबसूरत बात ये है कि पैसा 24 घंटे काम करता है पैसे बनाने के लिए। तो इफ़ यू वर्क फॉर मनी यू विल गिव द पावर टू योर एम्प्लॉयर। मतलब कि अगर आप पैसे के लिए काम करते हो तो आप हमेशा अपने एम्प्लॉयर को ही पावर, अपने एम्प्लॉयर के ही हाथ में पावर दे रहे हो, मतलब अपने एक मालिक को ही आप पावर सारी दे रहे हो अगर आप पैसे के लिए वर्क कर रहे हो। क्योंकि आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं तो आपका मालिक आपको तभी सैलरी पे करेगा जब वो आपसे उससे ज़्यादा पैसे का काम लेगा, तब आपको वो उतनी सैलरी पे करता है। ठीक है, तो इफ मनी वर्क फॉर यू यू कीप द पावर एंड कंट्रोल इट। मतलब ऑथर बताते हैं कि अगर
पैसा आपके लिए काम कर रहा है तो आपके हाथ में पूरा पावर है और पूरा पूरा कंट्रोल है। अगर आप कहीं ना कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट चल रही है, कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप पैसे कमा रहे हैं, वो आपका पैसा और डिसीजन भी आपका है। आपको किसी के अंडर में रहने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड चैप्टर, वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। रॉबर्ट एंड माइक वर्क टुगेदर टिल 1999। मतलब रॉबर्ट एंड माइक जो है 1999 तक एक साथ काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उनका जो है दे रिगार्ड्स टू दियर फाइनेंस एंड सोशियो इकोनॉमिक्स स्टेटस, वो मतलब कि अच्छे खासे पैसे कमा चुके थे दोनों लोग, अच्छी खासी उनकी इमेज बन चुकी थी, सोशली इकोनॉमिकल उनका स्टेटस अच्छा खासा हो चुका था। आफ्टर दैट माइक टुक लेसन फ्रॉम हिज फादर। तो माइक जो है अपने फादर जो कि रिच डैड थे रॉबर्ट के, तो वो माइक के क्या थे, फादर थे। तो उन्होंने उनसे लेसन सीखा, जो भी लेसन सीखे उसको अपनी लाइफ में उन्होंने अप्लाई किया, और जो भी उनका बिजनेस था रिच डैड का उसको उन्होंने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया और काफ़ी ऊंचाइयों तक उस बिजनेस को ले गए। वहीं पर रॉबर्ट जो है कि रॉबर्ट कियोसाकी रिटायर्ड हो जाते हैं 47 की एज पे। उसके बाद जो रॉबर्ट जो है एक मीटिंग अटेंड करते हैं शिकागो बीच में। वहाँ कई सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर और बिजनेसमैन आते हैं, उनसे उनकी बातचीत होती है, वो डिस्कशन करते हैं डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के लिए और मनी स्कीम्स पे, जो भी पैसे बनाने की स्कीम्स हैं और जो भी बिजनेस आइडियाज़ हैं डिफरेंट उन पे उनकी चर्चा होती है। फिर उसके बाद जो है 25 साल बाद एक रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ होता है कि जो बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर एंड बिजनेसमैन जो शिकागो बीच में मीटिंग में रॉबर्ट से मिले थे, उनमें से या तो लोग जेल में चले गए या तो फिर वो मर गए हैं। तो ये लेसन आपको सिखाता है क्या, यू कैन लर्न फ्रॉम दिस रिजल्ट दैट यू नीड फाइनेंशियल लिटरेसी टू बी सेफ, स्टे सेफ, डोंट बी वाइज विद योर मनी, रेदर बी स्मार्ट विद योर मनी। ओके, तो उन्हें बेसिकली वो ये बताते हैं इस लेसन में कि अगर आपने फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सीखी, अगर आपने अकाउंटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ों की स्टडी नहीं की है, तो एक न एक दिन आपका हो सकता है कमाया हुआ धन जा सकता है। अगर आपको कमाए हुए धन को अच्छे से इन्वेस्टमेंट करनी है तो कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों की जानकारी या इसकी स्टडी आपको करनी चाहिए, अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ें। तो ये है ओनली रूल कैन हेल्प बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। तो जो भी बेसिकली जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, अकाउंटिंग पढ़ते हैं और जो भी बिजनेस आइडियाज़ आप सीखते हैं, वो बेसिकली जब आप उनको सीखने लगते हैं तो आपको ऐसी चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं कि आप जो है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को बिल्ड करते हैं। इंटेलिजेंस सॉल्व्स प्रॉब्लम एंड प्रोड्यूसेस मनी। तो बेसिकली ऑथर बताते हैं यहाँ पे इंटेलिजेंस सॉल्व्स प्रॉब्लम एंड प्रोड्यूसेस मनी। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो समस्या को सॉल्व करते हैं और पैसे प्रोड्यूस करते हैं। मनी विदाउट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इज मनी शून गो। तो बेसिकली वही बात बता रहा है कि अगर आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है आपके अंदर, आपने फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें नहीं सीख रखी हैं, तो एक दिन बहुत जल्दी आपका कमाया हुआ धन, जो आपके सपोज दैट आपके बाप दादा या छोड़ के गए हैं जो भी धन, वो एक में एक दिन चला जाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ ही बहुत से भारत में ऐसे लोग हैं कि पता लगा उनके पिता ने मेहनत करके अच्छा खासा पैसा बनाया, उसके बाद जो है होता ये है कि उनका जो लड़का होता है वो उस लेगेसी को आगे नहीं ले जा पाता, क्योंकि उसने फाइनेंशियल रिलेटेड चीज़ों को सीख नहीं रखा है। उसको ये कहीं भी आइडिया नहीं है कि हमें पैसों को कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमें अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो चैप्टर 3 ख़त्म होता है। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 4, नहीं सॉरी, अभी चैप्टर 3 बाकी है। फाइनेंशियल लिटरेसी बिगिंस विद वर्किंग नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। तो वही बता रहा है कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसकी शुरुआत ही होती है अकाउंटिंग की नॉलेज रखने से। यू मस्ट बी नो डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लाइबिलिटीज़। तो मतलब वो बेसिकली ये बताते हैं कि आपको एसेट और लाइबिलिटीज़ के बीच में डिफरेंस ज़रूर पता होना चाहिए। पुअर रिमेन्स पुअर बिकॉज दे डू
द अपोजिट, मतलब पुअर जो है हमेशा गरीब जो है गरीब रहता है क्योंकि वो इसके अपोजिट काम करता है। वो ज़्यादातर अपनी लाइबिलिटीज़ के बारे में सोचता है ना कि एसेट के बारे में। ओके, सो फाइल अप लाइबिलिटीज़ एंड हैव जीरो एसेट। वही बता रहा है कि पुअर जो है कि लाइबिलिटीज़ पे ज़्यादा सोचते हैं और उनके एसेट्स लगभग जीरो ही रहते हैं। तो हाउ मच मनी द मेक नॉट इम्पॉर्टेंट बट हाउ मच मनी दे कीप इज इम्पॉर्टेंट। आप कितना पैसा बना रहे हो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आप कितने पैसे रख रहे हो, कहाँ पे आपका कितना पैसा इन्वेस्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। तो चैप्टर 4 में हम चलते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। तो रिच पीपल फोकस ऑन दियर एसेट। तो जो बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो हमेशा अपने एसेट पे फोकस रहते हैं। अदर पीपल फोकस ऑन दियर इनकम, बाकी के लोग अपनी इनकम में ही फोकस रहते हैं। इन दिस चैप्टर ऑथर इंट्रोड्यूस रियल एस्टेट कॉन्सेप्ट एंड आल्सो इंट्रोड्यूस मैकडोनल्ड्स एग्जाम्पल। Author tells that McDonald's may not make best hamburgers in the world but owns most valuable intersection and street in America। बेसिकली मतलब ऑथर बताते हैं कि जो मैकडी है आपका वो बेस्ट बर्गर नहीं बनाता दुनिया में, पर उसने अपने बिजनेस को इतना बड़ा किया कि वो आज की डेट में अमेरिका में राज कर रहा है। ठीक है, तो ये बात ऑथर बताते हैं। खैर अब तो अमेरिका छोड़ो, दुनिया के लगभग जितने बड़े देश हैं हर जगह वो राज कर रहा है मैकडी। तो इंडिविजुअल नीड टू माइंड दियर ओन बिजनेस, फाइंड आउट इजी टू बिकम योर ओन बॉस। तो बेसिकली ऑथर बताते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको अपने ऊपर अपने बिजनेस पे फोकस्ड रहना चाहिए और कैसे वो अपने बिजनेस मतलब कैसे वो एक एम्प्लॉय से मतलब एक छोटी सी नौकरी से कैसे अपने आप को बॉस तक ले जाते हैं, अपने बिजनेस का खुद बॉस बनने के लिए कैसे ले जाते हैं, उस पर फोकस रहना चाहिए। एंड राइज योर ओन बिजनेस, मतलब कि अपने बिजनेस को बड़ा करो और अपने बिजनेस के बॉस बन जाओ। तो बेसिकली ऑथर ये बताना चाह रहे हैं। एसेट बिल्डिंग। अब यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि एसेट्स को आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं। स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है, इनकम जनरेटिंग रियल इस्टेट है, नोट्स है, रॉयल्टीज़ फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, एग्जांपल मूवीज़, म्यूजिक, स्क्रिप्ट, वैल्यू प्रोड्यूसेस इनकम। बेसिकली ऑथर बताते हैं कि एसेट कैसे आप बिल्ड कर सकते हैं। इन्होंने एक छोटा सा एक अपना एग्जांपल दिया कि आप स्टॉक्स पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बहुत से लोग इस SIP ले लेते हैं, बहुत से लोग बॉन्ड्स ले लेते हैं, बहुत से लोग जो है नोट्स परचेज करते हैं, बहुत से लोग रॉयल्टीज़ लेते हैं मूवी म्यूजिक स्क्रिप्टिंग की। तो ये सब चीज़ें एसेट बिल्डिंग है। बहुत से लोग गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत से लोग सिल्वर पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये भी एक प्रकार का एसेट ही है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप कोई लैंड परचेज कर सकते हो। बेसिकली एसेट वो चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं कि ऐसी जगह आपको पैसा का इन्वेस्टमेंट करना है जो फ्यूचर में आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उससे कहीं ज़्यादा आपको रिटर्न दे के जाए, उसी को बोलते हैं एसेट। ठीक है, तो जैसे भारत में हमारे ज़मीन पे आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और 5 साल बाद 2 गुनी रकम ले जाइए, कम से कम 2 गुनी, उससे ज़्यादा हो जाए तो कोई बात ही नहीं। 5th chapter, the history of taxes and power of corporation. According to author, his rich dad play a game very smartly. Biggest secret of rich, the corporation. Rich have knowledge to use the power of corporation to protect their asset. Basically वो बताते हैं कि जो एक आम आदमी होता है, जो गरीब लोग होते हैं या मिडिल क्लास के हैं, वो बेसिकली जो टैक्सेज अपने पे करते हैं वो अपनी टोटल इनकम में पे करते हैं। बट कॉरपोरेट्स जो होते हैं वो अपने प्रॉफिट पे टैक्स पे करते हैं। कितना बड़ा डिफरेंस है, मतलब आपकी अगर सैलरी सपोज दैट 1 लाख रुपए है सालाना और आपको कितना पे करना है, सपोज दैट उस पर टैक्स लगा है 10% का, तो आपको अपने होल इनकम जो भी आपने 1 लाख रुपए कमाए हैं 1 साल में, उस पर आपको 10% टैक्स पे करने हैं। तो कितना 10% हुआ, 10,000 रुपये। तो आपको 1 लाख रुपए में 10,000 रुपये आपको टैक्स ही पे कर देना पड़ा। अब सपोज दैट आपके पास सिचुएशन ऐसी आ गई कि 1 लाख आपकी इनकम है, आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं
उस पर पैसे उनके स्पेंड हुए और सपोज दैट उनका 70,000 रुपये सब मान लो कि उसके खर्च हो गए, बचा उसके पास 20,000 रुपये। अब 20,000 में वो 10,000 बेचारा टैक्स पे कर दिया और बचा उसके पास कितना, 10,000। तो जो गरीब आदमी है वो अपनी पूरी इनकम पे टैक्सेस को पे करता है, जबकि एक कॉर्पोरेट सेक्टर, एक कंपनी, जो बिजनेसमैन होते हैं वो हमेशा अपने प्रॉफिट्स पे ही टैक्स पे करते हैं। वो पहले अपने एक्सपेंसेस को निकालते हैं, उसके बाद जो भी उनके पास बचा हुआ धन है उस पे उनने टैक्स पे कर देने हैं। एडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेशन, एडवांटेजेस ऑफ इंडिविजुअल्स। अब एडवांटेज क्या है कॉर्पोरेशन के, अर्न मनी, स्पेंड मनी, टैक्स ऑन मनी लेफ्ट, द राइज आर हार्डली टैक्स, पे टैक्स ऑन दियर प्रॉफिट्स। एंड एडवांटेज ऑफ इंडिविजुअल्स में लिखा अर्न मनी, पे टैक्सेस, लेफ्ट विद नो मनी, इंडिविजुअल वर्क फ्रॉम जैन टू मे एंड पे टैक्सेस टू गवर्नमेंट, पे टैक्स ऑन दियर टोटल इनकम। तो वही बात है इस स्लाइड में जो मैंने आपको पहले बता रखी है, ठीक है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं इनको। नेक्स्ट, डेवलप फाइनेंशियल IQ। इफ वी इनहेंस आवर अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट्स एंड लॉ नॉलेज, देन आवर फाइनेंशियल IQ डेवलप्ड। मतलब कि अगर आप जो है अपनी नॉलेज को अपनी नॉलेज जो है अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग और मार्केट्स और लॉ जैसे सब्जेक्ट्स पे अगर बढ़ाते हैं आप अपनी नॉलेज को, या आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, अगर इनमें आप रुचि लेते हैं, तो यही सब्जेक्ट आपकी फाइनेंशियल IQ को डेवलप करते हैं। मतलब ये आपके IQ को इस लेवल पर डेवलप करते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, आपको कौन से एसेट में करना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं आपके माइंड को ट्रेंड करता है एक रिस्क लेने के लिए। विद नॉलेज यू हैव अ विनिंग चांस। मतलब कि अगर आपके पास नॉलेज है अच्छा खासा, तो आपके जो विनिंग चांसेस हैं वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। आई थिंक इज कॉमन इन ऑल ऑफ अस। हाँ, वन थिंग इज कॉमन इन ऑल ऑफ अस, वी ऑल हैव ट्मेंडस पोटेंशियल। ऑथर यहाँ बताते हैं कि हम सभी में एक कॉमन चीज़ है कि हमारे सभी के अंदर एक ज़बरदस्त पोटेंशियल है, एक ज़बरदस्त एनर्जी है किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है। एंड वन थिंग विच होल्ड अस बैक, सेल्फ डाउट। और वो एक ऐसी चीज़ के बारे में बताते हैं कि जो हमको हमेशा पीछे घसीट लेता है, वो अपने ऊपर है सेल्फ डाउट। सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है हमारे अंदर। हम कुछ सोचते हैं, कोई बिजनेस सेट करना चाहते हैं या कोई हमारे पास आइडिया है, तो हम अपने ऊपर एक सेल्फ डाउट कर लेते हैं कि यार ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा यार हमसे। तो हम अपने पैर को क्या करते हैं, पीछे खींच लेते हैं। ये केवल बिजनेस में ही नहीं है, ये हर चीज़ में है। हो सकता है आप कोई स्किल्स सीखने जा रहे हैं, तो पहले आपके माइंड में अगर ये बात आ गई कहीं से कि यार ये मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो डेफिनेटली आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको अपने अंदर सेल्फ डाउट नहीं रखनी चाहिए। और इसी के बारे में ऑथर बताते हैं कि ज़्यादातर लोग ये मतलब जो चीज़ है, ज़्यादातर लोगों के पास ऐसी चीज़ें हैं सेल्फ डाउट, जो कि उनको हमेशा होल्ड करता है बैक, मतलब कि आपको पैरों को पीछे खींच लेता है। चैप्टर 6, द रिच इन्वेंट मनी। स्मार्ट मैन नॉट गो अहेड इन रियल वर्ल्ड, बट बोल्ड पर्सन गो अहेड इन रियल वर्ल्ड। यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि कोई स्मार्ट आदमी जो है रियल वर्ल्ड में आगे नहीं बढ़ता है, जबकि बोल्ड जो आदमी है वो हमेशा रियल वर्ल्ड में आगे बढ़ता है। एवरी पर्सन बॉर्न विद टैलेंट बट आल्सो दे हैव सेल्फ डाउट एंड फियर। मतलब कि यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि दुनिया में हर कोई इंसान भरपूर टैलेंट के साथ पैदा होता है, लेकिन जो उसके अंदर एक सेल्फ डाउट है, जो एक डर है, वो कहीं ना कहीं उसको पीछे खींचता है। तो नॉट नेसेसरी एजुकेट पीपल ओनली बिकम सक्सेसफुल, बट बोल्ड एंड एडवेंचर पर्सन गो अहेड। मतलब ये बताते हैं कि केवल एजुकेटेड पीपल ही नहीं सक्सेसफुल होते हैं, बल्कि एक बोल्ड एडवेंचरस आदमी जो है ज़्यादा आगे बढ़ता है। पीपल नेवर गेट फाइनेंशियल अहेड, दे फेल इन ग्रैपिंग अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि जो लोग फाइनेंशियल नॉलेज नहीं रखते हैं, वो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने में फेल हो जाते हैं। मतलब कि वो अपॉर्चुनिटी को कैच नहीं कर पाते हैं और एक फेलियर साबित होता है। मैनी ऑफ देम वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ बट सम क्रिएट लक,
बहुत से लोग हैं जो अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किस्मत को खुद लिखते हैं। सेम एज मनी हैज़ टू बी क्रिएटेड, वर्ल्ड गिव्स अस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो वही बात बताते हैं कि भाई बहुत से लोग हैं जो हमेशा अपॉर्चुनिटी के इंतजार में रहते हैं कि यार कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तब कुछ करते हैं। पर कुछ लोग हमारे ही बीच में बहुत से लोग होते हैं जो कि अपनी किस्मत को खुद लिखते हैं। वो ऐसा स्टार्टअप करते हैं और रिस्क लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और वो सक्सेस हो जाते हैं। ठीक है, वैसे ही मनी के साथ है कि जैसा कि ये हुआ कि कुछ लोग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर लेते हैं अपने लक को, वैसे ही पैसे के साथ है कि पैसे को भी आप क्रिएट कर सकते हो। दुनिया हमको हमेशा हमेशा एवरी टाइम एवरी सेकेंड अपॉर्चुनिटी देती है। बस आपको अपॉर्चुनिटी को पहचानना है और उसकी स्टडी करनी है और बस कूद जाना है। ठीक है, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज आर नॉट सीन विद योर आइज, दे आर सीन विद योर माइंड। जो भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती हैं उनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो, बल्कि आप अपने दिमाग से सोच सकते हो। अपॉर्चुनिटी को आप अपने माइंड से सोच सकते हो कि आपको कैसे अगर आपको कोई भी स्टार्टअप लेना है तो आपको वो स्टार्टअप दिखाई नहीं देगा, बल्कि अपने दिमाग से सोचो कि आप क्या डिफरेंट कर सकते हो, या आप अपने एरिया में या सोसाइटी में ऐसा क्या दे सकते हो जो चीज़ें लोगों को पसंद आए, जिससे कि आपका बिजनेस जो है आगे बढ़े। ऑथर encourage to hire intelligent people by using knowledge of intelligent people we can increase own knowledge। ऑथर जो है यहाँ पे बताते हैं, इंकरेज करते हैं लोगों को कि हमेशा बुद्धिमान लोगों को हायर करो, उनको नौकरी में रखो, क्योंकि बुद्धिमान लोगों की जो नॉलेज होती है उससे हम अपने भी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। चैप्टर 7, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। Author tells that job security is everything for my poor educated dad and learning is everything for my rich dad। ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि जो उनके गरीब पिता हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके लिए जॉब सिक्योरिटी ही सब कुछ है, जबकि मेरे रिच डैड के लिए लर्निंग ही सब कुछ है। इन दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट इम्प्रूव फाइनेंशियल स्किल्स फॉर सक्सेस। ये चैप्टर जो है आपको बात करता है फाइनेंशियल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए टू गेट सक्सेस। ऑथर गिव्स एन एग्जांपल, अ बॉय हैव मास्टर डिग्री इन इंग्लिश बट he unsatisfied when someone told him to do sales marketing, because after getting his degree he never thought that one day he would have to learn sales and marketing। ऑथर बेसिकली एक एग्जांपल देते हैं कि एक लड़का था जिसने इंग्लिश में मास्टरी कर रखी थी, पर किसी ने कहा कि आप सेल्स और मार्केटिंग सीख लो। इस वजह से उस लड़के को बड़ा गुस्सा आया कि मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि ये डिग्री लेने के बाद मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी। ऑथर वांट टू एक्सप्लेन फ्रॉम दिस एग्जांपल दैट पीपल शुड लर्न मोर स्किल अपार्ट फ्रॉम देयर फील्ड, इट विल हेल्प फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। मतलब बेसिकली ऑथर यहाँ पे बताना चाहते हैं इस एग्जांपल के साथ कि लोगों को अपनी प्रोफेशनल स्किल्स, जो उनकी फील्ड की स्किल है, जो उन्होंने पढ़ाई कर रखी है, उसके अलावा भी कुछ स्किल्स को सीखना चाहिए। अगर आप कुछ स्किल सीख लोगे अलग से तो आप कहीं ना कहीं अपनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेटर कर सकते हो, या बेटर सोच सकते हो, बेटर आप मनी को क्रिएट कर सकते हो। मैनेजमेंट स्किल टू गेट सक्सेस। ऑथर यहाँ पे बताते हैं मैनेजमेंट स्किल टू गेट सक्सेस, मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, दीज ऑल स्किल वेरी हेल्पफुल इन मार्केटिंग एंड सेलिंग स्किल्स। बेसिकली ऑथर यहाँ पे बताते हैं जो कैश फ्लो का मैनेजमेंट है, सिस्टम का मैनेजमेंट है, लोगों का मैनेजमेंट है, ये सारी स्किल कहीं ना कहीं आपको मार्केटिंग एंड सेलिंग स्किल सीखने में यूजफुल होती हैं। Communication skills. Author tells that some people are powerhouse of knowledge but fails in communication. These people are one skill away from great wealth। मतलब कि ऑथर यहाँ पे बताते हैं, आप लोग खुद ही मतलब अपने आसपास देखे होंगे या
सबने कहीं ना कहीं देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, ऐसे बच्चे भी मिल जाते हैं जिनके पास नॉलेज का भंडार है, बट क्या है कि उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो बताते हैं वो ऐसे लोग जो है केवल एक ही स्किल से ग्रेट वेल्थ क्रिएट करने से केवल एक ही कदम दूर है। ऐसे लोग क्या है कि ज़्यादा पैसे कमाने से बस एक कदम दूर है कि बस एक ये स्किल सीख ले तो काम बन जाए। चैप्टर 8 ओवरकमिंग ऑब्स्टैकल्स, हाउ रिच एंड पुअर मैनेज फियर्स। फाइनेंशियल लिटरेट पीपल आल्सो कांट मेक एसेट, देयर आर 5 रीजन। बेसिकली यहाँ पे कहते हैं कि कैसे अमीर और गरीब अपने डर को मैनेज करते हैं, और यहाँ पे वो बताते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली लिटरेट तो होते हैं पर वो भी कभी कभी एसेट पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न इन्होंने दे रखा है, फियर है, साइनिज़म है, लेजीनेस है, बैड हैबिट्स है, एरोगेंस है। द पेन ऑफ लूजिंग मनी इज़ फॉर ग्रेटर देन द जॉय ऑफ बीइंग रिच। यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि लूजिंग मनी के जो दर्द है उससे कहीं ज़्यादा बेटर होता है अमीर बनने की खुशी। फियर इज़ नॉर्मल, इम्पोर्टेंट इज़ हाउ यू हैंडल इट। जो डर है वो एक नॉर्मल है, लगभग सभी के अंदर डर होता है, बस आपको उस डर को हैंडल करना आना चाहिए। अगर आपको डर को हैंडल करना आता है तो फियर से कोई दिक्कत नहीं है। ऑथर शेयर हिज इमोशनल फीलिंग विद शॉक दैट व्हेन दे विन बिग, व्हेन दे लूज इट्स स्पेक्टेकुलर। जब वो जीतते हैं तो बहुत बड़ा जीतते हैं, और जब वो हारते हैं तो वो हार भी शानदार होती है, और ये ऑथर की लाइन दिल जीत लेती है। ये कोट्स ऑथर ने बुक में दिया है। गेटिंग स्टार्टेड चैप्टर 9। गोल्ड इज़ एवरीवेयर, मोस्टली पीपल कांट सी इट। ऑथर बताते हैं कि गोल्ड जो है हर जगह है, लेकिन ज़्यादातर लोग उसको देख नहीं पाते हैं। तो दिस चैप्टर कवर्स टिप्स टू क्रिएट एंड बिल्ड पर्सनल वेल्थ। ये चैप्टर आपको बताता है, वो टिप्स देता है कि आपको कैसे पर्सनल वेल्थ को क्रिएट करना है एंड बिल्ड करना है। तो ऑथर फर्स्ट टिप्स देते हैं, फाइंड रीजन ग्रेटर देन योर रियलिटी मीन्स एम्पावरिंग योर माइंड टू डेवलप योर फाइनेंशियल टैलेंट। तो पहला टिप्स वो देते हैं कि आपको अपने माइंड को एम्पावर करना है, फाइनेंशियल रिलेटेड चीज़ों की स्टडी करना है, उस पर अपने IQ लेवल को बढ़ाना है। पीपल मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग पर्पज ऑफ लिविंग एंड ऑथर एडवाइजेस पीपल टू चूज योर फ्रेंड विद केयरफुली। पीपल जो है यहाँ पे ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि लोगों को जो है जीने के लिए उनके पास एक स्ट्रॉन्ग पर्पज होना चाहिए, और साथ में वो सलाह देते हैं कि अपने दोस्तों को बहुत ही मतलब सावधानी से चुने, जैसे कि ऐसे लोगों को चुने जो कि अपने समय को लोगों से पैसे रिलेटेड बात करने में ज़्यादा व्यतीत करें, अपने समय को लोगों से पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड चीज़ों पे बात करने में ज़्यादा लें। स्टडी वन फील्ड देन गो आउट एंड लर्न अदर्स स्किल्स। ऑथर कहते हैं कि पहले जो है आप किसी एक फील्ड पे स्टडी कर लो, उसके बाद जो है आप दूसरी स्किल्स को सीखें। इम्पॉर्टेंट टू चूज व्हाट वन स्टडी, हैव अ हीरो इन लाइफ, दे इंस्पायर अस, मेक थिंग्स इजी, दे इंकरेज ह्यूमन माइंड। कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक हीरो रखो जो आपको इंस्पायर कर सकता है, आपके माइंड को इंकरेज कर सकता है, तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। पीपल डोंट प्रैक्टिस पे योर सेल्फ, यू मस्ट बी पे योर सेल्फ फर्स्ट। तो बहुत से लोग होते हैं कि मतलब कि जो अपने आप को पे नहीं करते हैं, तो वही ऑथर बताते हैं कि अपने आप को पहले पे जरूर करो। अकॉर्डिंग टू ऑथर 3 थिंग्स मस्ट बी हैंडल। ऑथर ने यहाँ पे 3 चीज़ें बताई हैं जिसको हैंडल करना चाहिए।
कैश फ्लो, पीपल्स, पर्सनल टाइम। ठीक है, ये 3 चीज़ें ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि कैश फ्लो को आपको हैंडल करना चाहिए, लोगों को हैंडल करना आना चाहिए, और आप अपने पर्सनल टाइम को कैसे हैंडल करते हो। टीच एंड यू शैल रिसीव, देयर आर पावर्स इन द वर्ल्ड दैट आर मच स्मार्टर देन यू आर। वो बताते हैं कि इस दुनिया में ऐसी पावर्स हैं जो आपसे भी ज़्यादा स्मार्ट है। समटाइम्स अदर हेल्प यू टू गेट दैट पावर, कुछ कभी कभी दूसरे लोग आपकी मदद करते हैं इस पावर को पाने के लिए। बी जनरस विद व्हाट यू हैव। चैप्टर 10 स्टिल वांट मोर, हियर आर सम टू डू। दिस चैप्टर गिव्स रीडर एडिशनल टिप टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। ये चैप्टर आपको बताता है कुछ एडिशनल टिप्स के बारे में कि कैसे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है। यहाँ पे वो टिप्स देते हैं। पहली टिप्स देते हैं, स्टॉप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग इफ़ दैट इज़ नॉट वर्किंग। वो कहते हैं कि अगर कोई चीज़ या कोई भी काम आपका सही से नहीं चल रहा है या सही वर्क नहीं कर रहा है तो सबसे पहले उस काम को करना बंद कर दो। दूसरे नंबर में वो कहते हैं, लुक फॉर न्यू आइडियाज़। कहते हैं कि हमेशा जो है कुछ नया सोचो, अपने आसपास देखो क्या ज़रूरतें हैं, या कुछ डिफरेंट सोचो, कुछ अलग सोचो। ऑथर एडवाइजेस दैट पिक अप द ब्रेन्स हु हैव ऑलरेडी डन, एस्पायर यू टू डू इट, कीप द लर्निंग पावर अलाइव, टेकिंग कोर्सेज, बाइंग टैब्स, अटेंडिंग सेमिनार। ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि उन लोगों से ज़रूर एडवाइजेस लो जो लोग पहले ऐसे काम कर चुके हैं, जो ऑलरेडी ट्रेंड है, जिन्होंने अपने बिजनेस को या अपने आइडिया को इन्हांस किया है, अपने बिजनेस को बहुत बढ़ाया है, अच्छा खासा पैसा कमाया है, जो तुमको इंस्पायर कर सके, उनसे एडवाइसेस ज़रूर लो। लर्निंग पावर सीखो, कोर्सेज परचेज करो, टेप्स खरीदो, सेमिनार्स को अटेंड करो। इन्वेस्टिंग इन लर्निंग अबाउट इन्वेस्टिंग। बेसिकली ये कहते हैं इन्वेस्टिंग इन लर्निंग अबाउट इन्वेस्टिंग, यानी कि इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट सीखो कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। वी मस्ट ओन द सिस्टम रेदर देन वर्क फॉर अदर। हमें अपना खुद का सिस्टम बनाना चाहिए किसी दूसरे के काम करने की जगह पे। मतलब कि किसी दूसरे के अंडर में काम करने से बेटर है कि आप अपने लिए काम करो। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इज़ द मोस्ट पावरफुल एसेट। यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल एसेट है। आपको अपनी फाइनेंस, अकाउंटिंग, बिजनेस से रिलेटेड स्टडी करनी चाहिए और करते रहने चाहिए। जितना आप सीखोगे उतना जल्दी आप चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करते रहोगे। एंड इंडिविजुअल्स कैन easily differentiate between asset and liabilities after study concept of investing and accounting। यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि एक इंडिविजुअल ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकता है एसेट और लाइबिलिटीज़ के बीच में अगर वो अच्छे से इन्वेस्टमेंट और अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को उसने अगर स्टडी किया है। वी कैन लर्न कॉन्स्टेंट व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। मतलब कि वो बताते हैं कि हमें ये चीज़ ज़रूर कॉन्स्टेंटली सीखनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। जनरेटिंग अ स्ट्रिंग ऑफ एक्सपेंसेस इन रॉन्ग, बिल्डिंग एसेट इज़ राइट। बेसिकली वो कहते हैं कि जो है चीज़ों पे ज़्यादा जो भी हम लोग एक्सपेंसेस करते हैं डेली रूटीन पे, कुछ फालतू की चीज़ हो गई, जैसे आपने कार ख़रीद ली तो बेसिकली कार अगर आपने ख़रीदी तो कार जैसे ही आपके शोरूम से बाहर निकल के आई तो आपकी वो पर्टिकुलर जो चीज़ है वो वहाँ से मार्केट प्राइस से डाउन हो जाएगी। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो आपका एक्सपेंसेस है ये वेस्ट है, ये रॉन्ग है, ये गलत है, क्योंकि आपने कार खरीदी और उसकी कीमत शोरूम से बाहर निकलते ही गिर गई। तो ये आपकी एसेट नहीं है। ठीक है, बिल्डिंग एसेट इज़ राइट। मतलब कि बेसिकली जो है इन्होंने बताया है कि अगर आप एसेट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक सही है कि आपने कोई गोल्ड खरीद लिया, कोई लैंड खरीद लिया, कोई रियल इस्टेट पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, सिल्वर खरीद लिया, डायमंड खरीद लिया, दीज ऑल थिंग्स आर वेरी गुड एसेट।
आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया, SIP पे लगा दिया, म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, दीज आर ऑल थिंग्स आर द एसेट। वी ऑल हैव टू गिव योर माइंड एंड योर टाइम। तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि जो ऊपर वाले हैं या ईश्वर है, जो भगवान है, उन्होंने हमें दो बेहतरीन चीज़ दी हैं, ना केवल हमें ही नहीं सब लोगों को बेहतरीन चीज़ दी है। एक तो आपका अपना खुद का माइंड और दूसरा आपका अपना टाइम। तो व्हाट डू यू डू विद बोथ माइंड एंड टाइम? तो आपको अपने माइंड के साथ और टाइम के साथ कैसे करना है, कहाँ पे आपको अपने माइंड को यूज करना है, किस टाइम पे करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यू ओनली हैव पावर टू डिफाइन योर डेस्टिनी। केवल और केवल आपके पास वो पावर है जो अपनी डेस्टिनी को डिफाइन कर सकता है कि आप कहाँ जाना चाहते हो और कितना आगे बढ़ना चाहते हो। स्पेंड इट फुलिशली, यू चूज टू बी पुअर। अगर आपने स्पेंड किया अपने पैसे को बेवकूफ़ी तरीके से, तो आप हमेशा गरीब ही रहेंगे। स्पेंड इट ऑन लाइबिलिटीज़, यू ज्वाइन द मिडिल क्लास। अगर आपने लाइबिलिटीज़ पे स्पेंड किया तो आप मिडिल क्लास को ज्वाइन करेंगे। इन्वेस्ट इट इन योर माइंड, लर्न हाउ टू एक्वायर एसेट। अगर आपने अगर ये सीखा, अपने माइंड को ये ट्रेन किया कि हमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे बिजनेस पे करना है, कैसे एसेट पे करना है, किस टाइम पे करना है, तो यू विल ज्वाइन द rich class. You will choosing wealth as your goal and your future. The choice is yours, only yours. वो कहते हैं कि अगर आप जो है अपने गोल को देखते हुए अपने वेल्थ को चूज़ करते हैं, अपने फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए आप एसेट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं या आप कोई बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, तो आप जो है आगे बढ़ेंगे। अगर आपको लाइबिलिटीज पे इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर द चॉइस इज़ योर्स एंड ओनली योर्स। आप अपनी चॉइसेस खुद चुन सकते हैं। ऑथर ये बताना चाहते हैं, यू एंड योर चिल्ड्रंस फ्यूचर विल डिटरमाइन बाय द चॉइस यू मेक टुडे, नॉट टुमारो। ऑथर यहाँ पे बताते हैं, अगर आपको अपने चिल्ड्रन का और आपके अपने खुद का अगर फ्यूचर ब्राइट करना है तो आपको चॉइसेस जो भी आपको करना है वो आज करना है, ना कि कल। विश यू ग्रेट वेल्थ एंड हैप्पीनेस विथ फैबुलस गिफ्ट कॉल्ड लाइफ। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू। माय नेम इज नितिन अग्निहोत्री एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एंड लाइक दिस। सो गाइस, थैंक यू। आप लोगों से यही निवेदन है कि आप मेरे चैनल को पसंद करो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।